नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। एनडीए में भी अब कई जो दल हैं जो पहले महागठबंधन के अंग हुआ करते थे, अब वो एनडीए की ओर आ रहे हैं और एनडीए को मजबूत करने की बात हो रही है। अगले साल लोकसभा चुनाव हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा तो खैर है ही चमकता हुआ बीजेपी के साथ, और वो मैजिक अभी भी बरकरार दिखता है। लेकिन अब जब हम एनडीए की बात करें, यानी कि बीजेपी के जो तमाम घटक दल हैं, एनडीए के अलायंस पार्टनर हैं, हाल ही में आपने देखा उपेंद्र कुशवाहा का मोह भंग हुआ, राष्ट्रीय लोक जनता दल का निर्माण किया और एनडीए के साथ वो जा रहे हैं, ये बात तय है। जीतन राम मांझी की भी बात लगभग हो चुकी है बीजेपी से, अमित शाह से मुलाकात हुई है। लेकिन आज हम बात करेंगे चिराग पासवान की। चिराग पासवान की बातें तो कब से हो रखी हैं। जब नीतीश कुमार महागठबंधन में चले गए थे एनडीए छोड़कर, उस वक्त से ही चिराग पासवान का तय था। पहले से ही वो खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बता रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान का हिसाब किताब जो होता है, अगले साल हिसाब किताब होना ही है, वो क्या हो गया है, गाड़ी कहाँ तक पहुंची है? देखिए आलोक, चिराग पासवान को लेकर बीजेपी में मंथन जारी है। अमित शाह आपको पता है कि 29 जून को फिर से आ रहे हैं मुंगेर में, लखीसराय, और पहले नवादा गए थे। नवादा वो लोकसभा क्षेत्र जहां 2019 में लोजपा के चंदन सिंह जीते थे। देखिए, कल रात को मैं बीजेपी के एक बड़े नेता से बात कर रहा था और चिराग पासवान को लेकर मेरी विशेष बातचीत चल रही थी। उन्होंने कहा कि देखिए, चिराग पासवान को समझाने वाला कोई मिले, क्योंकि चिराग पासवान का बिहेवियर एक फैंसी बॉय की तरह है, ठीक है ना। और फैंसी बॉय बनने से राजनीति नहीं होती है, इतने आसानी से वो नहीं समझते। हाँ, ठीक है, जिद्दी भी हैं। और तो देखिए, उन्होंने कहा चिराग पासवान को बीजेपी अपने साथ रखना चाहती है, लेकिन जो चुनौतियां हैं और जो अवसर हैं, उनमें चिराग पासवान को समझौता करना पड़ेगा, त्याग करना होगा। और बीजेपी बिहार को गंभीर चुनौती मान रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बिहार से ही संपूर्ण विपक्ष की आवाज बुलंद हो रही है। सभी बड़े बड़े नेता पहुंचे, ऐतिहासिक दिन रहा। तो बीजेपी बिहार को लेकर बहुत ही गंभीर है। और अमित शाह ने जो पहले कहा है कि हम 40 में 40 जीतेंगे। देखिए, पॉलिटिकल जो पंडित हैं वो कहते हैं 40 में 40 तो बहुत ही मुश्किल है। यदि बातचीत 50-50 में बन जाए, मतलब 20 इनके 20 उनके। अब देखिए, चुनाव के समय क्या माहौल होगा कोई नहीं जानता है। जब राम मंदिर का लोकार्पण होगा, फिर क्या होगा, कैसी हवा बहेगी, बात पीओके तक भी जाएगी। हाँ, नहीं, बात पीओके तक, देखिए वो तो अलग बात है, ठीक है ना। वो हालात और परिस्थितियां क्या बनती हैं, पाकिस्तान कौन सी कारस्तानी करता है और देश कैसा जवाब देता है, ये अलग बात है। लेकिन राम मंदिर एक लोगों की भावना से जुड़ा हुआ आस्था का प्रतीक, जिसका लंबे समय से इंतजार था। तो देखिए, चिराग पासवान के बारे में जब बीजेपी के नेता यह सुनते हैं कि वे तेजस्वी यादव के भी संपर्क में रहते हैं, तो उन्हें गुस्सा आता है कि भाई, आप दोनों नाव पर सवारी कैसे कर सकते हैं। तो आपने देखा है कि चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान भी सीटों का जो हिसाब है, मोल जोल है, वो ठीक से करते थे। पहले ही हो गया था। हाँ, करते थे, ठीक है ना। तो देखिए, अब आपने कहा उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, देखिए इनका सौदा इसलिए हो गया, हम सौदा ही कहते हैं राजनीति में, क्योंकि इन्होंने महागठबंधन के साथ मिलकर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था और हश्र देखा था। उपेंद्र कुशवाहा 0 पर आउट हो गए थे, जीतन राम मांझी भी 0 पर आउट हो गए थे, स्वयं भी चुनाव हार गए थे। लेकिन चिराग पासवान ने 2014 और 2019, मतलब हम रामविलास पासवान की बात करें, बीजेपी के साथ ही मिलकर लड़ा और जीत हासिल की। जमुई से जीते नहीं, चिराग पासवान जीते और 6 लोकसभा सीट उन्होंने 2019 में जीती और 2014 में 7 में से 6 जीती थी। तो देखिए, चिराग पासवान तो आज भी इस बात पर अड़े हैं कि नहीं, हमें 6 चाहिए। लेकिन पशुपति पारस भी हैं और पशुपति पारस को ये देखना नहीं चाहते हैं। देखिए, हमारी जो अद्यतन जानकारी है, इसे चिराग पासवान नहीं स्वीकारेंगे और चिराग पासवान के समर्थक भी नहीं स्वीकारेंगे कि चिराग पासवान ने 2 सीटें छोड़ने पर अपनी रजामंदी जाहिर कर दी है। देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि चिराग पासवान ने 2 सीटें छोड़ने पर रजामंदी जाहिर की है। चिराग पासवान अपनी पार्टी के विखंडित लोजपा के अकेले सांसद हैं, लेकिन भाजपा अब भी मानती है कि जो क्षेत्र हैं वे चिराग पासवान के क्षेत्र हैं, क्योंकि वोट बैंक जो है पासवान का, वो चिराग पासवान के साथ है, न कि पशुपति पारस के साथ है। तो
पशुपति पारस हाजीपुर से और प्रिंस राज समस्तीपुर से। ये दोनों अलग मसले हैं और अब इस बात में भी स्पष्टता है कि चाचा भतीजा मतलब पशुपति पारस और प्रिंस राज अपनी सीट बचा लें, मतलब अपने लिए टिकट हासिल कर लें, यह बड़ी उपलब्धि उनके लिए होगी। बाकी सीटों पर उनसे कोई बातचीत बीजेपी नहीं करने जा रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि 2 सीटें कौन सी छोड़ने के लिए राजी हो गए हैं चिराग पासवान। तो देखिए, पहली सीट है नवादा। देखिए, नवादा सीट से चंदन सिंह सांसद हैं। लोजपा, अब तो पारस के खाते वाले लोजपा के सांसद हैं, जीते थे लोजपा से। तो देखिए, सूरजभान सिंह से चिराग पासवान की बात बनती हुई दिखती नहीं है। सूरजभान सिंह का मानना है कि हमने सदैव रामविलास पासवान को अभिभावक की तरह देखा और चिराग पासवान का मानना है कि उन्होंने अंतिम समय में हमें गच्चा दे दिया, जिसके कारण पार्टी टूट गई। तो देखिए, सूरजभान सिंह बिहार की राजनीति में और भूमिहार पॉलिटिक्स में एक बड़े फैक्टर हैं। और आपको याद होगा कि अमित शाह जब गए थे नवादा तो उन्होंने कहा था कि नवादा हम जीतेंगे, मतलब भाजपा की बात होगी, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। तो चिराग पासवान ने नवादा की जिद छोड़ दी है। अब चंदन सिंह, देखिए चंदन सिंह चुनाव लड़ेंगे। चंदन सिंह अब किस गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे कि कमल पर लड़ेंगे, यह बड़ी बात होगी। ठीक है ना, कमल पर लड़ेंगे या कमल पर लड़ेंगे या फिर महागठबंधन की ओर चले जाएंगे, क्योंकि सूरजभान सिंह के रिश्ते सबों से अच्छे हैं। यदि उनके रिश्ते नित्यानंद राय से अच्छे हैं तो उनके रिश्ते जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट ललन सिंह से भी अच्छे हैं। 2014 की जो खटास थी, जिसमें मुंगेर में बीना देवी ने ललन सिंह को चुनाव हरा दिया था, वो खटास खत्म हो चुकी है। और आपको पता ही कि राजनीति में दुश्मन और दोस्त स्थायी नहीं होते हैं। तो नवादा त्याग दिया है चिराग पासवान ने। और दूसरी सीट जो त्यागा है वह है वैशाली की सीट। देखिए, वैशाली के बारे में चिराग पासवान मुजफ्फरपुर कहकर आए थे कि वैशाली में फिर हम ही लड़ेंगे, वैशाली में हम ही लड़ेंगे। और वैशाली में बीना देवी सांसद हैं। हमें यह दिनेश सिंह की पत्नी है, दिनेश सिंह की पत्नी। हमें यह भी मालूम है कि परोक्ष कुछ बातें चल भी रही थी, लेकिन बीजेपी के भीतर खाने की खबर यह है। देखिए, बीजेपी में बहुत सारे काम जो होते हैं ना, वह दर्शाने के लिए होते हैं। तो वैशाली को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। तो बीजेपी चाहती है कि हम वैशाली लड़ें, ठीक है ना, खुद वैशाली लड़ें। उम्मीदवार कौन होगा, यह बात अभी गर्भ में है। तो वैशाली बीजेपी लड़ सकती है, वैशाली त्यागना पड़ सकता है चिराग पासवान को, यह बात समझी जा सकती है। अब देखिए, वैशाली में जब बीजेपी, तो फिर बीना देवी का क्या होगा। जैसे हमने कहा कि सूरजभान सिंह के रिश्ते सबों से हैं, तो दिनेश सिंह तो जेडीयू में हैं। दिनेश सिंह जेडीयू में है और दिनेश सिंह के रिश्ते देखिए सभी से स्थापित रहते हैं, सभी से बने रहते हैं। वे कारोबारी भी हैं, तो कारोबारी वाला रिश्ता भी रहता है। उनके रिश्ते मुकेश सहनी से भी हैं, उनके रिश्ते बीजेपी में भी हैं, सभी से हैं, ठीक है ना। तो और हम यह भी देख रहे हैं कि वैशाली में एक लंबी कतार खड़ी हो गई है वैसे नेताओं की जो वैशाली लड़ना चाहते हैं। अब सुरेश शर्मा पूर्व मंत्री, अजीत कुमार पूर्व मंत्री। अब यह बात मुझे समझ में नहीं आती कि वैशाली को राजपूतों की सीट माना जाता है, तो ये बीजेपी वाले भूमिहार कैसे आगे आ रहे हैं लड़ने के लिए। एक बात यह भी चर्चा में रहती है कि नित्यानंद राय उजियारपुर नहीं लड़ना चाहते हैं, या तो वे सीतामढ़ी जाएंगे या वे वैशाली आएंगे। वैशाली उनका गृह जिला है। तो नित्यानंद राय यदि फैसला करते हैं कि हम वैशाली आ रहे हैं, तो फिर कोई किंतु परंतु रहेगा ही नहीं रहेगा। नित्यानंद राय इस हैसियत में हैं। और आपने देखा ही कि जीतनराम मांझी का जो सौदा हुआ, या यूँ कहें कि तालमेल हुआ, उसके जनक और उसे अंजाम तक पहुंचाने वाले नित्यानंद राय ही हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि यदि नवादा और वैशाली चिराग पासवान छोड़ रहे हैं, तो वे और कौन सी सीट मांग रहे हैं। तो जो हिस्पस है, जो चर्चा है पावर कॉरिडोर्स में, पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में, कि चिराग पासवान जहानाबाद की सीट ले रहे हैं। जहानाबाद की सीट, देखिए आपको याद होगा 2014 में रालोसपा से, मतलब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से अरुण कुमार वहां से सांसद चुने गए थे, जो अभी के समय में उनके साथ हैं, अब चिराग पासवान के साथ है, ठीक है ना। तो एक समझ यह है कि अरुण कुमार के लिए सीट ली जा रही है। और हम यह भी देखते हैं कि जहानाबाद में बीजेपी के भीतर उम्मीदवारों का थोड़ा सा अभाव है, ठीक है ना, अभाव है, दिख रहा है। वैसे जहानाबाद में मनोज शर्मा बीजेपी के एक नेता हैं,
बहुत तेज तर्रार हैं और संगठन में बहुत गहरी दिलचस्पी है, संगठन का कार्य करते भी हैं। बिहार ही नहीं, दूसरे प्रदेशों में रहने वाले औरंगाबाद के, लेकिन जहानाबाद में उनकी सक्रियता बढ़ी हुई थी। तो जहानाबाद की सीट चिराग पासवान मांग रहे हैं। तो क्या यह माना जाए कि यह सीट अरुण कुमार के लिए ही मांगी जा रही है? वैसे देखिए, एलजेपी जो रामविलास है उसके भीतर और भी कई भूमिहार नेता हैं, लेकिन ये सारी चर्चाएं देखिए आलोक चल रही है। लेकिन अब जो बड़ी बात है कि चिराग पासवान का कहना है कि 6+1 हम उससे कम पर नहीं मानेंगे। पिछली बार एक राज्यसभा भी गया था, राज्यसभा रामविलास पासवान जी गए थे, राज्यसभा गए थे और उसी सीट पर अभी सुशील कुमार मोदी हैं उनके निधन के बाद। तो आपको पता है, तो त्याग तो इनको भी करना होगा। जैसे विपक्षी एका के लिए कांग्रेस पार्टी को कहा जा रहा है कि आप त्याग कीजिए, ठीक है ना, और कई उदाहरण दिए जा रहे हैं। 6+1 होता हुआ नहीं दिख रहा है। 6+1 होता हुआ तो दिखाए बिल्कुल नहीं दिख रहा है। देखिए, क्योंकि बीजेपी यह मानकर चल रही है कि मुझे 30 सीटों पर अकेले लड़ना है, 10 में बाकी सब। 2014 का जो फार्मूला है, अब 30 से 28 हो सकता है, 30 से 25 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो 6 यही ले लेंगे। मुकेश सहनी का भी एडजस्टमेंट किया जाना है, उपेंद्र कुशवाहा गए हैं और मुकेश सहनी भी बड़े बार्गेनर हैं। मुकेश सहनी का कहना है जो संभव नहीं है कि चिराग पासवान से कम सीटें नहीं एनडीए में, और इधर महागठबंधन में कांग्रेस से कम नहीं। तो ये तो संभव नहीं दिखता है। लेकिन यह बात सही है कि मुकेश सहनी को भी, जो हमने कहा कि बीजेपी के लिए गंभीर चुनौती है, क्योंकि नीतीश कुमार विपक्ष, संपूर्ण विपक्ष की राजनीति के अगुवा बनते दिख रहे हैं। और 23 जून की बैठक में लालू यादव ने भी कह दिया कि अब हम फिट हो चुके हैं। जब से उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट कराया है, उन्होंने कहा हम फिट हो चुके हैं और नरेंद्र मोदी को भी फिट कर देना है। हाँ, तो जब ऐसी बातें हो रही है और खुली चुनौती दी जा रही है, नरेंद्र मोदी का नाम लेकर, अमित शाह का नाम लेकर, ललन सिंह लगातार हमलावर रहते हैं, चाहे जितनी घेराबंदी की कोशिश कर ली जाए। जब अमित शाह आ रहे हैं मुंगेर, तो ललन सिंह का संसदीय क्षेत्र है। तो बिहार एक युद्ध स्थल, ठीक है ना, इस युद्ध भूमि पर, और बिहार के बारे में आपको पता है कि ये आंदोलन की जननी है। 1977 में यदि इंदिरा गांधी की हुकूमत खत्म हुई तो उसमें भी सबसे बड़ा योगदान बिहार का ही रहा। 74 का आंदोलन में, 74 का आंदोलन से शुरू हुआ था जेपी का आंदोलन। और बिहार जब आगे बढ़ता है तो देश साथ चलता है, यह बात भी सही है। बिहार जब करवट लेता तो देश में परिवर्तन होता है। तो बिहार जीतना बीजेपी की प्राथमिकता है, और बीजेपी किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहती है कि एनडीए का बिहार में सीटों की जो संख्या हो वह किसी भी तरीके से महागठबंधन से कम हो, क्योंकि महागठबंधन से कम होगा तो जो नीतीश कुमार कह रहे हैं, लालू यादव कह रहे हैं, ललन सिंह कह रहे हैं कि बस 40 सीटें तो ही कम करनी है। तो यह चुनौती है। और बिहार से देखिए, बिहार में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बगल में झारखंड है, हाँ बगल में झारखंड है, बंगाल है, वहाँ गंभीर चुनौतियाँ हैं। तो इन चुनौतियों पर, लेकिन एक बात फिर याद रखिएगा कि जो बीजेपी के नेता ने कल रात मुझसे कहा कि चिराग पासवान को फैंसी बॉय वाली पॉलिटिक्स से अलग हटना होगा और गंभीर तरीके से जल्दी से अपनी बातों को रखकर सीटों को फाइनल करना होगा, क्योंकि बीजेपी के पास वक्त नहीं है और भी प्रदेश देखे जाने हैं, क्योंकि 2024 की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। 2024 की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है और रणनीतियां दोनों ही ओर बन रही है। देखिए, महागठबंधन खेमा रणनीति बना रहा है। नीतीश कुमार ने कैसे विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को पटना बुलाया, रणनीति बनाई। अगले फेज की बैठक 12 जुलाई को हिमाचल प्रदेश में होनी है। उसके बाद अब एनडीए भी रणनीति बना रही है, लेकिन उनकी रणनीतियों में अगर उनके हिसाब से फिट बैठ गए तब तो ठीक है। मुकेश सहनी भी हैं, जीतन मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है, चिराग पासवान है, और जहां ना नौकर की है, ध्यान रखिएगा, ना नौकर जहां चिराग पासवान हाजीपुर लड़ेंगे, इस बात पर सहमति बन गई है। पशुपति पारस का क्या होगा मुझे नहीं पता। लेकिन अगर किसी ने ना नौकर किया, बीजेपी के साथ लंबी उलझने हुई तो फिर दिक्कतें तो होंगी। हाँ, दिक्कतें तो होंगी, लेकिन वोट किसका कटेगा नहीं कटेगा यह बाद में समझ नहीं होगा। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चिराग पासवान भी उभरते हुए नेता हैं, बिहार में उनकी एक अलग छवि बन चुकी है, और उनका वोट क्या सच में एनडीए के साथ ही रहेगा? वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते रहे हैं। अब आगे की रणनीतियाँ कब तक उनकी तय होंगी, कितने सीटों पर मानेंगे, देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव से फॉलो करें। धन्यवाद।